इस ऑप्टिक सीरीज के अंदर हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों पढ़ेंगे, तथा इसके साथ साथ हम लोग 10वीं का पूरा सिलेबस जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है तथा 11वीं 12वीं तथा जे व नीट के सभी कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसी में देखेंगे, इसी सीरीज में देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग 10वीं से स्टार्ट करेंगे, फिर 11वीं 12वीं पूरी तरह जे व नीट दोनों पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट जेई और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश लाइट होती क्या है? और रियलिटी में वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। जैसे अंधेरे में वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है या उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश उन वस्तुओं से चारों ओर बिखर जाता है। कुछ प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाती हैं तो हमें वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे इधर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट जा रही है और लाइट यहाँ गिरने के बाद इसके ऊपर आपतित होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुँचेगी तभी हमें दृष्टि संवेदना होगी कि वहाँ वो वस्तु है। यही संवेदना हमें वस्तुओं के रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान कराती हैं। वास्तव में प्रकाश वो बाहरी कारक होता है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आगे हम तो देख रहे हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण जैसे पहला है प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के तरंगों के रूप में ही चलता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन जब किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अर्थात प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देता है। जैसे यहाँ लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगा तो हमें यह वस्तु दिखाई देगी, लाइट नहीं दिखाई देगा। हमें वस्तु दिखाई देगी कि अंधेरे में या किसी अंधेरे कमरे में यह वस्तु हमें दिखाई देगी कि वहाँ यह वस्तु है। इसके साथ ही साथ हमें उस वस्तु के आकार, रंग, रूप आदि का भी पता चल जाता है। ओके, आगे देखते कि लाइट तीसरा है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो इसका जवाब होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी जहाँ कोई माध्यम न हो, बिना वायु के। वो निर्वात गलत है, निर्वात में यह इधर रहेगा, या नहीं, प्रकाश निर्वात
में भी चल सकता है। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो सबसे मैक्सिमम स्पीड है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु इस स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती है, केवल प्रकाश ही इस स्पीड के बराबर चल सकता है। सारी वस्तुएं जिनकी जो चाहे वो बड़ी हो या छोटी, वो उनकी स्पीड इस स्पीड से कम ही होती है। इसलिए प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु में चल सकता है और कुछ अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता है। लेकिन जब प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में चलता है तो उसकी स्पीड कुछ केसेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं तो इसकी स्पीड पारदर्शी माध्यमों में इससे कम ही होती है। क्यों? क्योंकि पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक उनकी इसकी स्पीड को घटा देता है। ओके, अगला है कि 5वां है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये जनरली दिया कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे जहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड हो या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो, जहाँ वहाँ प्रकाश बेंड भी हो सकता है। और तो और जो शार्प एजेज होते हैं, शार्प एजेज मतलब यहाँ लाइट जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट का बहुत ही शार्प एज हो, इस एज का सिग्निफिकेंट फिगर या कोटिमान जो होता है लाइट के वेवलेंथ के अगर आसपास है, तो यह प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यह इधर भी जा सकता है, इधर भी चला जाता है, इधर भी चल जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे लिए यह ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई और शार्प एज से विवर्तित होकर इधर चली गई, तो हमारे लिए यह होता है कि इस कंडीशन में हमारे लिए होता है कि हमारे लिए प्रकाश कभी सीधे नहीं चल पाती। इसलिए प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, लेकिन अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गए, कोई वस्तु आ गई या बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाए तो वहाँ यह मुड़ भी जाता है। और प्रकाश का एक और खासियत होता है, प्रकाश जब किसी चिकनी समतल पर टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश चमकदार तलों पर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का यह परावर्तन होता है, और परावर्तन ही बताता है या परावर्तन ही हमें बताता है कि प्रकाश एक तरंग रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश के 2 रूप होते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत और प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश के तरंग सिद्धांत में माना जाता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इस तरह। और कणिका के सिद्धांत में माना जाता है कि पदार्थ या प्रकाश जो है एक कणों के रूप में चलता है, जैसे पार्टिकल के रूप में चलता है। इसलिए यहाँ ये दोनों प्रवृत्ति को शो करता है, इसलिए इसे डुअल नेचर भी करते हैं कि लाइट का डुअल नेचर, मतलब प्रकाश में दोनों नेचर होते हैं, तरंग नेचर भी होता है, कणिका नेचर भी होता है। लेकिन जब यह परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, तो वह तरंग नेचर को दिखाता है। लेकिन जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाता है तो कणिका सिद्धांत को दिखाता है। अगला गुण है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। ओके, और 8वां है कि इसका दृश्य प्रकाश है, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, विजिबल लाइट के लिए सिर्फ। ओके, अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ओके, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर गिरती है तो वह उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो प्रकाश निकला हो। जैसे अगर इधर कोई चमकदार तल हो, जैसे दर्पण, शीशा, जिसे मिरर भी कहते हैं, जैसे अधिकतर हम
चेहरा और देखने का काम करते हैं। यह एक चिकना तल होता है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, इतना चिकना होता है। जब कोई लाइट किसी माध्यम से, मान के चलते हैं माध्यम 1 है, या माध्यम 1 यानी मीडियम 1, यह पूरा रीजन मीडियम 1 है। इधर को यह जो शीशा है यह कोई दूसरा माध्यम है, कांच का बना होता तो कांच दूसरा माध्यम हो गया। यह हवा जो है वो पहला माध्यम है, मान के चलते हैं यह M2 है, यह M1 है, मीडियम 2 मीडियम 1। जब प्रकाश इस मीडियम 1 पे जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है इसलिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में जाती है तो यहाँ से टकरा जाती है, तो टकरा जाती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसमें जिस बिंदु से यह टकराता है, उस जैसे शीशा हुआ या जिस तल पर यह प्रकाश टकराता है, जिस बिंदु पर टकराता है उसके ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, यह जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यह होता है अभिलंब, बोलते हैं इसे अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल। और यह जो लाइट आपतित हो रही है, आपतित लाइट या आपतित किरण, क्योंकि यह इंडिकेट देता है किरण है, यह आपतित किरण, जिसे इंसिडेंट लाइट भी बोलते हैं। आप कुछ लोग करेंगे कि ये अंग्रेजी में क्यों, तो भाई अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करेंगे तो वहाँ अधिकतर क्वेश्चन या अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में अंग्रेजी में ही बताया जाता है, जिससे अगर थोड़ा सा पता रहेगा तो हमें बहुत आसानी आ जाती है। इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे जब इस नॉर्मल से जाती है, इस पॉइंट पे टकराती है, जो नॉर्मल जहाँ से आता है वहाँ से अब यह रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के लिए हम दूसरा याद करते हैं, यह रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, यह रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट या परावर्तित किरण। ओके, हाँ, यह भी सेम माध्यम, यह भी माध्यम M1 है, यह भी माध्यम M1 ही है। मतलब जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जाती हुई किसी चमकदार सतह या चमकदार तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन है। और लाइट या जो प्रकाश जिस तल से टकराती है, ये जो मिरर है, तो इसे परावर्तक तल बोलते हैं, क्योंकि यही परावर्तन कराता है। परावर्तन कराने वाला यानी परावर्तन का मतलब कराने वाला, परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल है, यही परावर्तन कराता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, हम तीनों समझ गए कि जो लाइट जाती है तल पर वो आपतित है, जो लाइट तल पे आके गिरती है वो आपतित किरण, जिस बिंदु से गिरती है वहाँ से जो एक अभिलंब है या नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला तल अभिलंब है। और यह जो एंगल है, ये दोनों बराबर रहेंगे। मतलब यह जो, अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा, अगर यह 39 डिग्री है तो यह भी 39 डिग्री होगा। मतलब यह जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, वही कोण का मान अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के मान के बराबर होगा। मतलब क्या है, हम लोग एक तरीका समझ गए कि आपतन कोण क्या है। पहले से यह समझ लें आपतन कोण क्या है, यह समझ लें कि आपतन कोण है क्या। आपतन कोण मतलब आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। ओके, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आप आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आई से इंसिडेंट होता है तो इसलिए हम आई मान लेते हैं, इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण।
और परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, तो आर से स्टार्ट होता है, इसलिए उसमें मान लेते हैं आर है। यह क्या होता है? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। ओके। जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है किसी तल से, तो प्रकाश के परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। मतलब अगर ये परावर्तक तल अगर पॉलिश किया गया है या चिकना है, अगर कोई एकदम पूरी तरह चिकना हो, जैसे शीशा है, दर्पण जिसे भी बोलते हैं, फिजिक्स में भौतिक में आप पढ़ेंगे तो उसे दर्पण बोलते हैं, आज जनरली हम लोग शीशा बोलते हैं, देखने वाला शीशा, वह है, तो वह उससे जो परावर्तन होगा वह पूरी तरह डिसिप्लिन में होगा। मतलब जिसे हम रेगुलर या नियमित परावर्तन भी कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो पूरा सही दिखता है। और एक दूसरा परावर्तन होता है जिसमें यह जो परावर्तक तल होता है चिकना नहीं होता है, वो कुछ खरबिद्दर होता है या खुरदरा होता है, जैसे दीवार हुआ, कागज हुआ, और कागज हुआ, यह खुरदरे होते हैं, जिसे रफ भी बोलते हैं। यह रफ प्लेन होते हैं। यह प्रकाश का नियमित परावर्तन नहीं करते हैं, यह विसरित कर देते हैं। विसरित मतलब बिखेर देते हैं चारों तरफ। विसरित मतलब इन जो खुरदरे प्लेन से जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसे हम विसरित कहते हैं, या साथ ही साथ हम उसे अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। तो परावर्तन दो तरह से हो गया। एक, अगर वह पॉलिश प्लेन होगा या बहुत ही चिकना तल होगा तो उससे नियमित परावर्तन होगा, और जो खुरदरा प्लेन होगा तो उससे अनियमित परावर्तन होता है। ओके। अब परावर्तन के नियम क्या हैं कि परावर्तन कैसे होता है? तो इसके दो नियम हैं। तो पहला नियम है परावर्तन के नियम। पहला नियम है कि आपतन कोण जो है आई, आपतन कोण, ये जो आई है, पहला नियम है कि आपतन कोण आई जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, जो हमने यहाँ भी दिखा था कि आपतन कोण अगर यह 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर 39 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 39 डिग्री होगा। ओके। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इसका क्या है कि मान के चलते हैं हमारा कागज एक प्लेन है पूरी तरह। अगर हमारा आपतित किरण यह जा रहा है, अभिलंब यह है, तो जो परावर्तित किरण है वह भी इस कागज के प्लेन में ही आएगी। ऐसा नहीं है कि यह यहाँ से यह जो टकराने के बाद यह ऊपर निकल आए, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में यह है उसी प्लेन में यह भी रहेगा, और अभिलंब भी उसी प्लेन में होगा। जैसे मान के चलिए यह हमारा परावर्तक तल है, यह हमारा परावर्तक तल है,
या जो ग्रीन कलर का है हमारा परावर्तक तल है, जो रेड कलर का है हमारा आपतित किरण है। ओके, और ये जो ब्लैक वाला है हमारा अभिलंब है, मान के चलते हैं अभिलंब है। तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी इसी तरह ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अपवर्तित किरण इस तरह निकल जाए या इस तरह निकल जाए या इस तरह निकल जाए, नहीं, वो निकलेगी इसी तरह, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह। आपतित किरण जो जाएगी इसी तरह जाएगी। आपतित किरण इधर गई इस प्लेन में, तो परावर्तित किरण भी इसी प्लेन में जाएगी। ऐसा नहीं है कि इधर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, थोड़ा नीचे, नहीं, यह हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। जैसे चारों हैं उसी तरह एक ही प्लेन में होंगे। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में हैं। ओके, और यह जो तीनों जो थे जिस तल में, या जो कागज़ का जो प्लेन था इसे आपतन तल बोलते हैं। जिसे एक ही तल में होते हैं, उस तल को हम लोग, जिस तल में होते हैं उन्हें हम आपतन तल कहते हैं। आपतन तल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब होता क्या है? वास्तव में जब वस्तु के किसी दो बिंदु से, मान के चलिए यह कोई वस्तु ए है, ओके, ए है, इसका पहला बिंदु ए, बी, वस्तु के किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आगे चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान के चलिए या कोई हम मिरर लगा ले, दर्पण लगा ले या शीशा लगा दें, तो ये जो हमारा लाइट है ये सीधे जाएगा इधर। लाइट तो हर जगह निकलेगा या 360 डिग्री पे निकलेगा, तो यह जो इधर आएगा लाइट, ये चिकना तले टकरा के वापस आ जाएगा। मतलब जहाँ से वापस आएगा तो वहाँ हमें प्रतीत होगा कि यह लाइट इधर जा रही है। वास्तव में जाएगा नहीं, यह आभासी है। इसलिए जो आभासी लाइट है या आभासी किरण पुंज है या आभासी किरण है, उसे हम डॉट लाइन से कहते हैं, डॉटेड बताते हैं। यह जो है यह वास्तविक है, इधर आ जाएगा। और दूसरा बिंदु, अब दूसरा जो किरण जाएगा, मान के चलो इधर आया, इधर, यह जो एंगल बना रहा है या इसका जो नॉर्मल यह है ना, इस तल का नॉर्मल यह मान लीजिए थीटा, तो रिफ्लेक्ट भी इसी एंगल थीटा पे होगा। तो जब थीटा से आएगा तो ये हमें यहाँ से आते हुए प्रतीत, यहाँ से आते हुए हमें प्रतीत होगा यहाँ से। तो मान लेते हैं ए डैश, यह बिंदु जो ए डैश है जहाँ से आते हुए ये दोनों प्रतीत होंगे, हमें उस बिंदु का प्रतिबिंब है। यह वस्तु है या उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। आभासी कब होता है? आभासी तब होता है जब हम इसको हम लोग किसी पर्दे या किसी प्लेन पे ना उतार पाएँ, तो आभासी होता है। अगर हम उसके किसी प्लेन पे बना दें तो वह वास्तविक होता है। जैसे हम किसी शीशा या जो कांच होता है, आईना होता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा अंदर बन जाता है। लेकिन क्या अगर हम उसे किसी दीवार पे प्रोजेक्ट करना चाहे तो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो लेंस हुआ या जो कैमरा प्रोजेक्टर हुआ, बहुत से आते हैं जो दीवार पे भी इमेज बना देते हैं, जैसे सिनेमा हॉलों में प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जो हमें पर्दे पे मिल जाते हैं। तो जिस इमेज को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, मतलब जिसे पर्दे यानी वास्तविक प्लेन पे, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। और आभासी है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके। अब हम समझ गए ना वो इमेज क्या होता है या प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ परावर्तन हुआ है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद हमें आती हुई किसी बिंदु पर मिलती हुई या वहाँ से आती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई या आती हुई प्रतीत हो, जब किसी वस्तु के किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरण
परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन हुआ है, परावर्तन के बाद यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उससे उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और उसे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह जो बिंदु ए डैश है यह वस्तु का प्रतिबिंब नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट का प्रतिबिंब है। और इसी तरह जितने भी इस वस्तु के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, अगर हम उसका मिला दें, उन प्रतिबिंबों को मिला दें, तो हमें उस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे यह जाएगा बी डैश, जैसे ए डैश बना उसी तरह बी डैश, वैसे यहाँ का भी बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ का भी प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ का भी प्रतिबिंब। इसलिए हजारों करोड़ों लाखों प्रतिबिंब जब बन जाएंगे, उनको जब मिला देंगे तो हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। ओके, हमें वास्तविक प्रतिबिंब समझ के वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, या सिनेमा घरों में जो प्रोजेक्ट किया जाता है पर्दे पर, उस वह भी एक वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, जिसे पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके। यह बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासिक प्रतिबिंब क्या होता है, इनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे वो इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इस पे स्टार कर दे रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक है हम लोगों का दर्पण। अभी लोग हम परावर्तक तल के रूप में पढ़े हैं दर्पण, मिरर, जिसे शीशा भी बोलते हैं। तो वो दर्पण होता क्या है? दर्पण यानी मिरर, या आखिर होता क्या है? यह बेसिकली कोई एक चिकना तल होता है। चिकना तल या मतलब कोई शीशे का एक टुकड़ा भी हो सकता है, जिसमें जो दो पृष्ठ होते हैं, शीशे का पहला पृष्ठ इधर है, दूसरा पृष्ठ इधर है, ये मान के चले फर्स्ट है या सेकंड है। ओके, जब हम किसी एक पृष्ठ को, चाहे पहला हो या दूसरा हो, उस पर पॉलिश कर लें, पॉलिश यानी कलई कर लें, पॉलिश करके और किसी एक तल को पॉलिश, या जिसे हिंदी में हम लोग कलई भी बोलते हैं, पॉलिश कलई करके परावर्तक बना दे। मतलब किसी भी चिकने तल को, अगर हम किसी भी चिकने तल के किसी एक तल को, यह कोई चिकना तल है, यह एक चिकना तल है, इसके दो पृष्ठ होंगे, पृष्ठ 1 पृष्ठ 2। किसी एक पृष्ठ को अगर हम पॉलिश करके या कलई करके इसके एक पृष्ठ को परावर्तक बना दें तो वह दर्पण कहलाता है। अगर मान के चलिए यह हमारा दर्पण है, यह दर्पण है। अगर एक साइड अगर इसका पॉलिश किया गया, दूसरा साइड नहीं किया गया, तो यह एक दर्पण बन जाता है। यह कोई चिकना तल है जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश किया गया, दूसरे को नहीं किया गया है, तो यह एक दर्पण का काम करता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तल पॉलिश किया गया है, कौन सा तल पॉलिश नहीं किया गया? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं यह दर्पण है, जिस तल पे पॉलिश किया गया है वहाँ हम लोग इस तरह बना देते हैं। यह टेढ़े एक कंघी जैसा है, लेकिन यह टेढ़ा है। दूसरा भी हो सकता है, ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ से देखेंगे तो हमारा इमेज दिखेगा, इधर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इधर पॉलिश किया गया, यह तल दर्पण है। ओके, तो यह दर्पण दो तरह के होते हैं। अगर यह तल समतल है, अगर यह तल समतल है तो जो दर्पण बनेगा वह समतल दर्पण बनेगा। ओके, अगर यह तल इस तरह गोलीय हो या इस तरह हो, इस तरह हो या इस तरह हो, तो यह गोलीय दर्पण है। तो एक गोलीय दर्पण बनता है। यहाँ जो पॉलिश की जाती है अधिकतर चांदी की जाती है, क्योंकि हाँ, चांदी की पॉलिश करने पर यह पूरी तरह
परावर्तक बन जाता है, क्योंकि चांदी की पॉलिश सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, सबसे बढ़िया होती है, इसे चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। चांदी की पॉलिश करने से अच्छी तरह से परावर्तक की तरह कार्य करता है, इसलिए चांदी की पॉलिश कर जाती है। यहाँ होता है जो पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश करने के बाद चांदी छूटे ना, इसलिए चांदी की पॉलिश के ऊपर हमें आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे चांदी नहीं छूटेगा, तो वो परावर्तक तल दर्पण के रूप में बहुत ज़्यादा समय तक काम करेगा। अब अगला हम लोगों का कंसेप्ट है कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। ओके, आइए देखते हैं। मान के चलिए हमारा दर्पण है, या मान के चले हमारा कोई दर्पण है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इमेज बनाने, या इमेज यानी प्रतिबिंब, हम लोग पढ़े प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण होना जरूरी है। तो इसलिए मान के चलते हैं पहला किरण, प्रकाश किरण यहाँ आएगा, यह दर्पण है और दर्पण इस तरह है, तो यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा। जाहिर सी बात है वापस जा रहा है तो हमें लगेगा, अब हमें प्रतीत होगा कि यह लाइट इधर से कहीं से आ रही है। तो जो लाइट हमें प्रतीत हो रही कि आ रही है वो आभासी लाइट होती है, इसलिए उसे डॉट से बनाते हैं। तो ये हमारा डॉट है। और दूसरा है यहाँ से जो दूसरी लाइट आएगी वो मान के चले इधर से आ रही है, कहीं यहाँ से आई, ये लाइट आई, यहाँ इस दर्पण पे टकरा के इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, यह रिफ्लेक्ट हो गई। और यह हमारा नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, तो यह एंगल, यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा। ओके, अब यह टकरा के इधर जा रही है, तो हमें यहाँ से देखने में प्रतीत होगा कि यह लाइट कहीं इधर से आ रही है, हमें प्रतीत होगा कि यह लाइट कहीं इधर से आ रही है, हमें लगा कि यह लाइट कहीं इधर से आ रही है, हमें लगा कि यह लाइट इधर से आ रही है। मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि लाइट इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, और जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ यह प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यह प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब का आकार में इसमें यह भी होता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर यह जो पॉइंट है अगर 1 सेंटीमीटर का है तो यह पॉइंट भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर यह 4 सेंटीमीटर का है, अगर इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर का है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका 2 मीटर है तो इसका भी 2 मीटर होगा। मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के मतलब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसको हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए एक और आसान तरीका है। मान के चलते हैं कोई यह पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मान के चलिए हमें नहीं दिख रहा है। सिद्ध करने के लिए हम एक लीनियर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब वो जो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे कोई डंडा हुआ या कोई बुक हुई, या मान के चले यह परावर्तक तल है या दर्पण है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का ऊपरी सिरा A, निचला सिरा B। ओके, इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनाने के लिए क्या होगा? इस सिरे से 2 लाइट जाएगी, कम से कम 2 लाइट जाएगी। एक लाइट यहाँ गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें लगेगा कि यह इधर कहीं से आ रही है। ओके, अब दूसरा लाइट इसका इधर कहीं आएगा, मान के चले यहाँ,
तो यहाँ आएगा, अब दूसरा लाइट जो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो इधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा, यहाँ से लाइट इधर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो हमें लगेगा इधर कहीं से आ रहा है, इसलिए इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा। ओके, तो यह पॉइंट हमारा A' हो गया। और ठीक इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा, जिस तरह इसका बना है उसी तरह इस B के लिए भी हो जाएगा, जिस तरह A के लिए हुआ है उसी तरह B के लिए भी हो जाएगा। कैसे? यहाँ से एक रे जाएगी B का, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि यह लाइट इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए हमें डॉट बना देते हैं, डॉट बना दे रहे हैं। और दूसरा लाइट मान के चले या इसकी कहीं इधर जा रही है, इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ तक बना सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ जाती हुई जा रही है, यहाँ जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो इधर कहीं जाएगी, मान के चले रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर आ गई। जब यह इधर जा रही है तो इधर से आती हुई प्रतीत भी होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं। यह जो पॉइंट है यह B' का हो गया। ओके, अब इसी तरह जितने भी बिंदु इनके बीच बनेंगे सबका इमेज यहाँ बनेगा, और इस इमेज को बनाएंगे हम लोग, या इन सभी प्रतिबिंब को हम मिला देंगे तो हमें इस वस्तु का ठीक डिट्टो प्रतिबिंब बन जाएगा समतल दर्पण के द्वारा। अब देखा जाए कि इसकी आकृति, इसकी साइज में क्या देगा, यह 1 सेंटीमीटर है तो यह कितना होगा। यह जो लाइट जा रही है सीधे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यह भी लाइट सीधे जा रही है, मतलब यह लाइट इसके पैरेलल है, जब पैरेलल है तो इसके बीच की जो दूरी होगी, ये जो 90 डिग्री है तो पैरेलल होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी वही दूरी इसके बीच की भी होगी। अगर 1 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर होगा। यह हमें प्रूव करके बताए हैं, हम प्रूव करके बता दिए हैं कि समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।